मित्रों विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का, जैसा कि आपको पता है पहली यूनिट द लिविंग वर्ल्ड में आपके 4 चैप्टर थे, जिसमें लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पूरी डाइवर्सिटी आपकी कवर हुई थी। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर एनाटॉमी में था, मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी और फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, वो आपने अभी समाप्त किया था। और आज हम आपके सामने 3rd यूनिट जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सेल बायोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, डाइवर्सिटी लगती बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर सवाल गलत कर दिए जाते हैं, तो उसको बराबर रिवाइज करते रहिएगा, सेम एनाटॉमी में करते रहिएगा। और आज जब आप सेल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसके बगैर कोई फिजियोलॉजी नहीं, कोई जेनेटिक्स नहीं है। ठीक है, अगर सेल अच्छी तरह से आपका स्टडी हो जाता है तो प्लांट फिजियोलॉजी भी आपकी कवर होती है, और साथ साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से आपकी कवर होगी। अल्टीमेटली हम सब लोग, द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, दैट इज़ योर जाइगोट। ठीक है, द फर्स्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो आपका जाइगोट ही है, और उसी जाइगोट में ही सब कुछ जो है डेवलपमेंटल और आपके हाउस कीपिंग जीन होते हैं, जो पूरे संसार के अंदर कोशिका के सभी क्रियाओं को चलाते हैं। तो आज हम आपके सामने सेल बायोलॉजी के जो 3 चैप्टर हैं, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, फिर बायोमॉलिक्यूल है, और फिर आपका सेल डिवीजन और सेल साइकिल का भी है। ठीक है, याद रखिए, आप पढ़ा यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, तरह तरह के आपने क्लासिफिकेशन आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखे, और आज आप सेल की बात करते हैं। तो सेल जो है उसकी सबसे बड़ी जो है लाइफ की ओरिजिन की जो है पहली खोज जो है सेल का बनना ही है। पहले बायोमॉलिक्यूल बनेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ सेल हो जाएगा, और सेल की शुरुआत प्रोटोप्लाज्म और आपके न्यूक्लियस के एसिड के बनने से शुरुआत होती है। और आज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास है सेल बायोलॉजी में। तो आई हैव रिटन, मैंने लिखा है कि 2 बहुत ही महान आपके लैंडमार्क या रिवोल्यूशन जो हुए हैं बायोलॉजी में। तो सबसे पहला रिवोल्यूशन जो है पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो है, जिसने तहलका मचा दिया था, वो था आपका बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय किसके द्वारा, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर हम चार्ल्स डार्विन लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। कहा जाता था कि जो है जीवन अपने आप बना है, तो तमाम थ्योरी थी। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर से जो है इवोल्यूशन की सबसे पहले थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे होती है, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने नवंबर 24 को ये अपना पत्र या रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन जो है, पहला वाला तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होगा जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में जहाँ ये धमाका हुआ था। इसके बाद जो है आप 1953 लगभग सेंचुरी मान लीजिए, आपका जो है डबल हेलिक्स मॉडल आया। इसने तो और ही ज़्यादा तहलका मचा दिया, जिसमें आपके वैटसन क्रिक ने जो है डबल हेलिकल मॉडल दे दिया। पहली बार जो है डीएनए खुलकर आपके सामने आ गया था। तो ये 2 हमने जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, वो है बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन एंड डबल हेलिक्स मॉडल की डिस्कवरी ऑफ डीएनए बाय 1953 वैटसन एंड क्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न ये उठता है कि सेल की डेफिनेशन क्या है। आपको पता है, जिस तरह हमारा कोई घर होता है या कोई बिल्डिंग होती है, तो बिना ईंट के तो बनेगी नहीं। इस तरह से जो है हमारी पूरी बॉडी चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। ध्यान देखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल की बनी होती है। आप सवाल उठाएंगे सेल में और सेल यूनिसेलुलर में क्या अंतर है। सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और सेल अगर सारे वाइटल फंक्शन करता है, इफ़ द सेल इज परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, जीवन के सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन अगर कोई कोशिका कर रही है, तो वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लीवर का सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मसल का सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? कि उसमें सारी वाइटल एक्टिविटी होती है,
प्रोटोजोआ का अमीबा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही स्पष्ट अंतर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए सेल एंड व्हाट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल जो होता है उसके लिमिटेड आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है यूनिसेलुलर, वो सारे वाइटल फंक्शन लाइफ के परफॉर्म करता है। ओके, नाउ तो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है वो आपकी है सेल की, क्या है आपके नीट में एनसीईआरटी की बुक के अनुसार जो देखिए क्या है, द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना सेल के नहीं हो सकता। अगर सेल है तो उससे स्ट्रक्चर होगा, और अगर स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन भी होगा। कल्पना कीजिए, अगर आपको सबसे पहले सेल वाल से टकराएंगे, वो क्या करती है, तो उसका भी कोई स्ट्रक्चर फंक्शन है। अंदर अगर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन है, उसका भी स्ट्रक्चर उसका फंक्शन है। ठीक है, अगर अंदर और आएंगे तो साइटोप्लाज्म, उसका भी स्ट्रक्चर फंक्शन है। जितने भी ऑर्गेनेली हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन भी है। ध्यान दीजिएगा, क्या इस दुनिया में कोई कंट्रोलर है? पूरे लिविंग वर्ल्ड का जो है कंट्रोलर हमारा जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, उसके बगैर हम ओरिजिन और इवोल्यूशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गुरु वो हमारा डीएनए ही है, जो कि हमारे पूरे ओरिजिन ऑफ लाइफ को इवॉल्व करके पूरी लिविंग वर्ल्ड को हमारे सामने प्रस्तुत करके रखा हुआ है, चाहे माइक्रोब्स हों, चाहे प्लांट्स हों, और चाहे वो एनिमल हों। ओके, इस तरह से बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। मैं फिर से आपके सामने डेफिनेशन दोहरा रहा हूँ, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल वाल है तो स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है। न्यूक्लियस तो स्ट्रक्चर है तो फंक्शन भी है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है तो फंक्शन भी है। जीन का स्ट्रक्चर भी, उसका फंक्शन भी है। एनीवेयर यू कैन पुट द सेम टू वर्ड इन इंटायर लिविंग वर्ल्ड इन सेल बायोलॉजी, द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग वर्ल्ड। ओके, अब जरा देखिए, हमने आपके सामने बहुत ही ब्रीफ में आज आपका परिचय करवा रहे हैं सेल बायोलॉजी से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज लैंडमार्क हमने आपके सामने ब्रीफ हिस्ट्री के रखे हुए हैं। अक्सर लोग जो है बिना किसी इंटरेस्ट के पढ़ते चले जाते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ बेसिक आधारभूत रचनाएं मालूम हैं, और अगर आपका पूरा केंद्रित ध्यान आकर्षित है कि सेल बायोलॉजी हमें पढ़नी है, तो मित्रवर बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा। हमने आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स आपके रखे हुए हैं। कोई भी इस दुनिया में अगर स्ट्रक्चर है तो उसका फंक्शन भी है, चाहे बॉडी का किसी भी स्ट्रक्चर को लीजिए उसका फंक्शन भी है। ओके, सबसे पहले देखिए, शुरुआत जो होती है सेल बायोलॉजी की बिगिनिंग जो है 1665 में हो रही है। क्यों हो रही है? डिस्कवरी ऑफ ए सेल बाय रॉबर्ट हुक ने, जो हमारी बोतल की कॉर्क होती है उसका स्लाइस का सेक्शन काट करके सबसे पहले सेल, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, जिसको आपने सेलुला कहा। ऑलवेज रिमेंबर, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल्स। क्यों? वो जो उसने सेल देखे थे कोशिका, दे ऑल वर सिंपली सेल वाल। वो सारे जो है सेल वाल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, एंड दैट वाज द सेल वाल। और सेल वाल से घिरा हुआ जो बॉक्स है वो आपका सेल है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक, एंड इन विच बुक, किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? तो वो भी बड़ा अच्छा सवाल है, माइक्रोग्राफिया। राइट है, किसमें? इन बॉटल कॉर्क स्लाइड। तो रिमेंबर डेड सेल और या डिस्कवरी ऑफ सेल, credit goes to Robert Hooke, okay, and 1665। आइए उसी के 2 साल बाद जरा देखिए, सवाल है हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक हो गया। अगर उसने पुटअप कर दिया कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तब आप रॉबर्ट हुक पर निशान नहीं लगाएंगे एमसीक्यू में। देखिए 1667 में डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, तो क्वेश्चन आपका यह है कि लिविंग सेल की सबसे पहली किसने खोजा? आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू सी द प्रोटोजुअन एज वेल एज बैक्टीरिया एज वेल एज ईस्ट एंड ह्यूमन स्पर्म। चाहे जैसे सवाल है, सबसे पहले ह्यूमन के स्पर्म को देखने वाला कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। प्रोटोजुआ को देखने वाला कौन है? प्रोटोजुआ है, द फर्स्ट टू सी, और बैक्टीरिया और ईस्ट सेल। ओके, तो ये 2 आपके ये डेड सेल के लिए है और ये आपका लिविंग सेल के लिए है। जस्ट आफ्टर 1831 में ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बिना कंट्रोलर के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमारे सेल का जो कंट्रोलर है वो आपका न्यूक्लियस है, और इसकी सबसे पहली बार खोज हुई है, डिस्कवरी न्यूक्लियस किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और 1831 में, और किस में? ऑर्किड में की थी। ओके,
अगला वाला स्टेप जो है लैंडमार्क आ रहा है 1838-39। इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मतलब ही क्या है कि ऐसी सेल की क्या थ्योरी है, क्योंकि बिना सेल के लिविंग ऑर्गन और लिविंग कोई ऑर्गन बिना सेल के नहीं है। तो हमको एक योजना बनानी थी, क्या सेल लिविंग ऑर्गन जरूरी है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गौर से देखिए, डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। ठीक, यहाँ पर आपके सामने दो साइंटिस्ट आ रहे हैं, याद रखिएगा। एक है मैथियास स्लाइडेन, 1838, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि प्लांट जो होते हैं उनका जो है दे आर मेड अप ऑफ दिस सेल, यानी मल्टी सेलर जो होते हैं प्लांट वो सेल के बने हुए होते हैं। और किसने कहा था? मैथियास स्लाइडेन ने कहा। ठीक, ये बॉटनी गए। और थियोडोर श्वान ने जो है 1913, एक साल बाद, उन्होंने जो है ब्रिटिश के जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी कहा ऑल मल्टी सेलर लिविंग एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जब उनसे ये पूछा गया कि सेल कहाँ से आते हैं, तो इसका वो उत्तर नहीं दे पाए थे। तो मैंने यहाँ स्टेटमेंट दे दिया है, दे डिड नॉट एक्सप्लेन, उन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म, नए वाली कोशिकाएं कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसकी जानकारी नहीं थी। प्रकृति में याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं मैं डी.एस. संधू खड़ा हूँ या कोई और खड़ा हुआ है कि सब कुछ वो बता ही दे। जितना इशारा मिलता है उतना ही जानकारी होती है। तो अभी सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने समय में अलग अलग खोज करके इसका योगदान दिया है। ठीक है, कभी किसी को कुछ मिला, कभी किसी को मिला, और पूर्ण तो दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। आइए, इस तरह से सेल थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले दो साइंटिस्ट आपके सामने जा रहे हैं, मैथियास स्लाइडेन और आपका थियोडोर श्वान। वो आपका बॉटनिस्ट है और वो आपका जूलॉजिस्ट है। ठीक है, एंड दे कुड नॉट एक्सप्लेन द एराइज ऑफ सेल, न्यू सेल। अब 1838 के बाद 1855 जो है, देखिए आपके जो है लगभग 16 साल बाद जो है, देखिए क्या हो रहा है। एक और साइंटिस्ट आता है, उन्होंने एक दिया है, क्या है? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। तो कई बार ये सवाल आता है, मैचिंग में आ जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाता है, तो आपको बताना होता है कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला किससे रिलेटेड है, टू होम इट इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है। तो आपको हमेशा टिक करना है रूडोल्फ विर्चोव से रिलेटेड है। Who gave the concept of omnis cellula a celluli? Your answer is Rudolf Virchow। ठीक है, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से ही संभव है, हवा में नहीं बन सकती है कि उसने बनाया, वो किया, फलाना किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है, और इसी का मतलब ओमनिस सेलुला ए सेलुला। किसने दिया था? बाई रूडोल्फ विर्चोव। और कब दिया था? 1855। ठीक, और उन्होंने बताया जो कि थियोडोर श्वान नहीं बता पाए थे कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल, सेल जो होते हैं ये डिवीजन करते हैं। कोई ई डिवीजन नहीं करेगी, मुर्दा डिवीजन नहीं करेगा, आपका सिक्का है वो डिवीजन नहीं करेगा। अगर सेल है तो वो 1 से 2 में बनाएगा। तो पॉइंट याद करिए, सेल डिवाइड, सेल बढ़ते हैं, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, नए नए कोशिका जो हमेशा सदैव पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। दैट द न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑलवेज रिमेंबर, सेल से सेल बनाना है तो पहले सेल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस या नॉन लिविंग से पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारी ये जो सेल थ्योरी थी, इसको मॉडिफाई किया किसके बाद? 1855 के बाद मॉडिफिकेशन किया गया है। तो आपको यहाँ पर जो है 2 पॉइंट आपको याद दिला रहे हैं। पहला दे, हाउ मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज गिवन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। बहुत ही स्पष्ट बात है, जीवित जितने भी हैं, चाहे वो एक कोशी हो चाहे वो बहुकोशी हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप सेल, ये पहला आपका कंसेप्ट है किसका? मॉडिफाइड थ्योरी। और दूसरी बात यह है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, और जितने भी कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती हैं। ओके, आज की मुलाकात बस इतनी, और धीरे धीरे हम बहुत तेज़ी से आपको ये पूरी सेल बायोलॉजी खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।